साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस घटना चक्र 2023 पूर्वावलोकन के इस क्लास में। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि यह बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 1992 से 2022 तक सभी का संग्रह इसमें है। और आपको बता दें साथियों कि इस घटना चक्र में आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, भारतीय इतिहास और सामान्य विज्ञान और साथियों आपका बिहार राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से जरूर देखें। साथियों, आज आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का ये क्लास है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि क्लास को आप लोग पूरा जरूर देखा करें, तभी साथियों आपका 69 हो या फिर बिहार दरोगा हो या फिर बिहार के कोई भी एग्जाम हो साथियों, आपका क्लियर हो पाएगा, क्योंकि यह डायरेक्ट बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा साथियों, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को। साथियों, यह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्न नंबर पहला आपका आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो याद रखेंगे, भारत की जो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है यह आपका कृषि है। आप सभी को पता होगा कि कृषि भारत का क्या है साथियों, तो एक प्रमुख कहीं ना कहीं यह कृषि क्षेत्र है। और यहीं अगर बिहार की भी बात की जाए तो यह प्रमुख क्षेत्र है। याद रखिएगा, वर्ष 1993-94 में राष्ट्रीय आय में कृषि की साथियों 28.40%, उद्योग की अगर बात की जाए तो 26.73% था। और वहीं खनन की अगर बात की जाए तो 3.26% था साथियों, याद रखेंगे। विनिर्माण की अगर बात की जाए तो 14 साथियों 59% था। और सेवाओं की अगर बात की जाए तो 44.76% भागीदारी था, ठीक है। इसी क्रम में अगर आगे बात की जाए तो ध्यान देंगे कि इस तरह भारतीय राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है साथियों, तो दिए गए विकल्पों के अनुसार कृषि है, यह सही है। याद रखिएगा कि आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत के सफल साथियों सकल मूल्य वर्धन, जिसे जीवीए का सबसे बड़ा स्रोत अगर माना जाए तो वह तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र है, ठीक है। और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार साथियों वर्ष 21-22 में जीवीए में योगदान की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों का क्रम को आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्रम है साथियों सेवा क्षेत्र, जिसका 53% था। औद्योगिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र जिसे कहा जाता है, इसका साथियों 28.2% था। और तीसरा है आपका कृषि क्षेत्र या फिर इसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसका साथियों 18.8% था। तो इस प्रकार से साथियों आप लोग याद रखेंगे सारे आंकड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। याद रखिएगा। चलिए जानते हैं तथ्यों को। तो यहाँ तथ्य है उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। कह रहा है प्रश्न काल में दिए गए विकल्प में से किसी भी विकल्प के संबंध में उन्नति संतोषजनक नहीं रही है, किंतु विकल्प ए जो है वह क्या है, अन्य सभी विकल्पों की अपेक्षा नज़दीकी सही विकल्प है। इसलिए साथियों ऑप्शन ए को सही माना गया है। ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में यदि वर्ष 2020-21 को छोड़ दिया जाए तो विकल्प ए जो है वह सर्वोत्तम उत्तर माना जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना को छोड़कर साथियों वर्ष 1974 तक अर्थात चौथी योजना तक साथियों सभी योजनाओं में राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि का निर्धारण लक्ष्य जो था वो अपेक्षा कम रही है, ठीक है। यह बात कहा जा रहा है। यहाँ आगे बात किया जाए तो कह रहा है साथियों कि 1980 से वर्तमान तक की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर क्या रहता है, तो संतोषजनक मानी जा सकती है। और यह भी याद रखेंगे कि भारत की विभिन्न 12 पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि वाला जो पंचवर्षीय योजना था वह आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। इसको दर्ज की गई है, जिसमें राष्ट्रीय आय की जो औसत थी वह वार्षिक वृद्धि में कितना दिखा गया है, तो 7.6%, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। साथियों क्लास को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास है साथियों। सारा का सारा क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न है, तो 100% आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, वह समस्या क्या है, तो याद रखेंगे असंगठित क्षेत्र है। क्या है, असंगठित क्षेत्र है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो थोड़ा यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए
यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र का एक बाधा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्था को प्रदान नहीं किए जाते हैं, और यही कारण है साथियों कि कई बार उसका मौद्रिक मूल्य में मापन ही नहीं किया जा सकता है। यह भी याद रखिएगा कि इसके राष्ट्रीय आय की गणना में आंकड़ों की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करने में कठिनाइयाँ आती है। तो यही कारण है, याद रखिएगा। ठीक है, कारण अगर आपसे पूछा जाए तो इस चीज़ को आप लोग दर्शाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। साथियों, इसका सही प्रश्न क्या होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, देख सकते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और यह भी आप लोग देख सकते हैं कि यह प्रश्न कितना बार दोहराया गया है। साथियों, यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं आपको कि पूर्वालोकन का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बात की जाए तथ्य पे, तो कह रहा भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन जो है वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा होता है। साथियों, पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो था इसको SCO द्वारा कराता था, और NSO प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट स्टैटिक नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़े का प्रकाशित करता है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ध्यान देंगे, कह रहा है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। यह आपका सबसे अच्छा सूचकांक होता है, याद रखिएगा। चलिए बात की जाए तथ्य की, तो ध्यान देंगे कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पादक या फिर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। यही कारण होता है, याद रखिएगा। देखिए, आपको तथ्य बताने का सबसे मेरा उद्देश्य यह है कि अगर मानकर चलिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो ना आए, अगर उसी टॉपिक पे क्वेश्चन घुमा कर दिया जाए तो भी आप सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो कह रहा है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान देंगे, इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, क्या वह राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय होगा, भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होगा, या फिर और भी है, उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या भारतीय सांख्यिकी संस्था होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ई दे रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। और जब भी ऑप्शन ई होता है तो आप सबको पता होगा कि हम तथ्यों पे भरोसा करते हैं। ध्यान देंगे कि भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है IIP की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जाता है। ठीक है, और आर्थिक सांख्यिकी भाग द्वारा किया जाता है, और वही साथियों याद रखेंगे वही इसे जारी भी करता है। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो रहा है, तो ये आप सबको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, कितना था, तो याद रखेगा यह राष्ट्रीय औसत का 33% था। कितना था, 33% था, याद रखेगा। चलिए आगे बात की जाए तो याद रखेगा बिहार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थित कीमतों पर साथियों याद रखेंगे वर्ष 2018-19 में कितना था, तो याद रखेगा आपका 2900 कितना था साथियों, तो आपका हो जाएगा यह 2,09,000 साथियों 52 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो यह 92,281 रुपया हो जाएंगे। इसको याद रखेगा। इस प्रकार बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का साथियों कितना है, तो
5% है। वर्ष 2019-20 एवं 2021 के लिए बिहार की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय औसत आय का क्रमशः कितना था, तो 32.4% एवं याद रखेंगे कि 35.8% जो है, ठीक है, जहां वर्ष 2019 और 20 और साथियों 20 और 21 की अगर बात की जाए तो बिहार में जो है वह प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो याद रखेंगे आपका साथियों 30,621 रुपये हो जाएगा। और यहीं अगर बात की जाए साथियों आगे की, तो इस प्रकार से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। इस सारे आंकड़ा जो है, इस सभी आंकड़ा को आप लोग बस याद रखिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। कभी आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी, यह आपको अब देख रहे होंगे, कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी क्या है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, साथियों ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कथन नंबर क्या हो जाएगा, 2, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि का कारण सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, और चौथा जो है वह औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। तो यह जो तीनों कथन है यह बिल्कुल सही है। और आप सबको पता होगा हाल ही में कि साथियों भारत जो है यह जनसंख्या के क्षेत्र में चीन को भी अब पीछे कर दिया है, ठीक है, यह आप सबको पता होगा, यह करेंट अफेयर है आपके लिए। चलिए बात की जाए आगे, तो कहता है भारत की जो जनसंख्या है, यह भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर के कारण निरपेक्ष जनसंख्या साथियों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, और फलतः जनसंख्या का पूर्ण जीवन स्तर बनाए रखने के लिए देश पर आर्थिक भार भी पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अगर बात की जाए आगे, तो कह रहा है जनसंख्या 10% से कम, वहीं भारत अगर बात की जाए तो याद रखेंगे कृषि में लगभग 49% कार्यशील जनसंख्या संकलन है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग चीज़ों को याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि विकसित देशों के जीवीए, ठीक है, में कृषि का योगदान जो है 1 से लेकर 3% के बीच था, याद रखेंगे, जो कि न्यूजीलैंड को छोड़कर। वहीं भारत की अगर बात की जाए तो भारत की जो कृषि है वह आपका क्या है, तो यहाँ पे साथियों याद रखेंगे भारत की जो कृषि का जीवीए में योगदान लगभग साथियों 18.8% रहा है, ठीक है, और औद्योगिक उन्नति की मंद गति में के फलस्वरूप औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण भारत में मात्र लगभग 23% कार्यकारी जनसंख्या उद्योग में नियोजित है, ठीक है, और जीवीए में इस क्षेत्र का जो योगदान है वह आपको याद रखना होगा 28.2% है, ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है, मुख्यतः कारण क्या था, तो याद रखेंगे इसका पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण, ठीक है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बात की जाए तथ्य पे, तो समझिएगा यहाँ पे कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध होने के कारण जो थे वह अकुशल कृषि व्यवस्था, अनियमित औद्योगिकरण और पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति शामिल है, इसको याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण ही क्या हुआ था, तो प्रदर्शन प्रभाव की भारतीय समाज में प्रबलता रही है, जिससे बचत और निवेश का जो था वह विपरीत रूप से प्रभावित किया गया है। तो इस प्रकार से चीज़ों को समझते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जीडीपी, ठीक है, याद रखेंगे जीडीपी से संबंधित है। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा। कह रहा है प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए कहा था कि हिंदू वृद्धि दर जो है वह क्या है, दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, और उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है, अथवा याद रखेंगे कि जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है, यह कारण जो है यही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है। अतः कह सकते हैं साथियों कि स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझिएगा। कह रहा है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का
आकार है वह क्या है, तो याद रखेंगे 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, चलिए बात की जाए इसके बारे में, तो याद रखिएगा कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार परिचालन जोतों की संख्या एवं क्षेत्र का आकार समूह निम्न है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आकार समूह और आकार, ठीक है, जिसमें सीमांत कृषि भूमि जो था वह कितना था, तो 1 हेक्टेयर से कम था। छोटे जोत हैं जो है 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्य जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्य जोत 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत जो है वह 10 हेक्टेयर से अधिक है। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। समझिएगा यहाँ पे साथियों कैसा लग रहा है प्रश्न आप सभी को, और यह क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं हमें, ताकि हम आपके लिए रेगुलर और भी ऐसे ऐसे कंटेंट को लाते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो याद रखिएगा यह न्यूनतम से द्वितीय है। कितना है, न्यूनतम से द्वितीय है, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, तथ्यों को समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा है कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार बिहार में कुल जोतों की जो संख्या थी वह 14.41 मिलियन है, जिसमें सीमांत जोत कितना है, तो 0.25 है। और यह भी याद रखेंगे कि 1.25 हेक्टेयर लघु जोत है। राष्ट्रीय औसत पर सीमांत जोत है जो कितना है, तो 0.38 हेक्टेयर है। ठीक है, तो इसको आप लोग चीज़ों को समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, चलिए बात की जाए तथ्यों को, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कृषिगत उपजों की कीमत पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। यह भी याद रखेंगे कि इसका जो मुख्यालय है यह आपका नई दिल्ली में है, और इसकी संस्था द्वारा कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य हेतु सिफारिश कर सरकार को किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत में अर्ध शोधन निवारक अधिनियम कब लागू हुआ था। याद रखिएगा यह आपका 2005 हो जाएगा इसका सही आंसर। बात की जाए इसका तथ्यों पे, तो यहाँ ध्यान देंगे कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 जो कि 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। पुनः इसका संशोधित अधिनियम 2009 में आया, और साथियों 1 जून 2009 को से लागू हुआ। तत्पश्चात यह पुनः संशोधित अधिनियम जो हुआ यह आपका 2012 में क्या हुआ साथियों, तो पूर्ण रूप से आया, जो कि फरवरी 2013 में यह लागू हुआ। तो देख रहे हैं कि समय समय पर परिवर्तन होते गए, इसमें संशोधन होते गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है। साथियों शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है, तो याद रखिएगा क्या हुआ, व्यापार संबंधित आय हो जाएगा, व्यापार संबंधित प्रोत्साहन, व्यापार संबंधित निवेश, व्यापार संबंधित अभिनय क्या हो जाएगा, अभिनव। तो साथियों यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा साथियों, ऑप्शन आपका सी आंसर सही होगा। अब बात की जाए ट्रिम्स क्या होता है, तो ट्रिम्स का मतलब होता है साथियों फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरर। ठीक है, मेजर होता है, इसको याद रखेंगे। यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कह रहा है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है। इसका सही आंसर आप याद रखेंगे 2011 और 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 मई 2017 को उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्रालय औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP द्वारा अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में संशोधन किया गया है, और थोक मूल्य सूचकांक के माप के लिए साथियों आधार वर्ष जो है यह आपका 2004-05 को बदलकर 2011-12 कर दिया गया। इसके
पूर्व साथियों याद रखेंगे कि इसके पूर्व जो था वह 1952-53 था, उससे पहले 1961-62 था, 1970-71 था, 1981-82 था। तो इस प्रकार से आप लोग सारे चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। और साथियों 11-12 जो संशोधन हुआ है, मूल सूचकांक आधार वर्ष का 11-12 जो आधार है, यह 7वां संशोधन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसी के आधार पर अभी भारत में जो भी साथियों जीडीपी वगैरह निकलते हैं, इसी के आधार पर निकाले जाते हैं, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी। चलिए बात की जाए नेक्स्ट, तो कहता है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए साथियों, बिहार, ठीक है। बिहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा और यहाँ समझिएगा तथ्यों को, शायद आपको समझ में बेहतर ढंग से आएगा। ध्यान देंगे, कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भी वर्ष 2019 और 20 के वर्तमान मूल्य पर भारतीय राज्य के न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। यह याद रखेंगे कि 2 अगस्त 2021 तक की स्थिति के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति जो आय था वह कितना था, तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा 46,292 रुपया अनुमानित, ठीक है। यह अनुमानित था साथियों, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, अनुमानित था, अनुमान लगाया गया था, 100% इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उद्योग है वह कितना है, तो न्यूनतम है, कितना है, न्यूनतम है। अब बात की जाए तो समझेंगे यहाँ तथ्यों के माध्यम से। आप देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उद्योग जो है वह साथियों 2019-20 में 332 किलोवाट प्रति घंटा रहा है, जो कि देश में बिजली का न्यूनतम उद्योग स्तर है। और यह भी याद रखेंगे कि साथियों बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए साथियों बिहार के प्रति व्यक्ति बिजली उद्योग जो था यह 350 किलोवाट प्रति घंटा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करने हेतु बोल रहा है पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और आपका पश्चिम बंगाल है। अब यहाँ पे समझते हैं साथियों कि क्या क्या इसके बारे में दिया गया है। तो देखिए, आपका ऑप्शन डी सही होगा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। किस आधार पर होगा साथियों, कह रहा है कि भारत में चावल उत्पादन राज्य के रूप में उपयुक्त में से कौन सा कथन आरोहित क्रम में चुने, इसको सही बोल रहा है। तो यही आपका क्रम सही है साथियों, इसी प्रकार से याद रखना होगा। कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में साथियों यह विकल्पगत चावल उत्पादन राज्यों का आरोहित क्रम इस प्रकार है, जो कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और फिर आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो समझेंगे कि कह रहा है कि भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात की जाए तथ्यों पे, ध्यान देंगे कि कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार प्रश्नकाल के विकल्प राज्यों में औसत उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश का रहा है, यह आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जो कि साथियों इस प्रकार से आपका आंकड़ा दिया गया है 2016-17 में साथियों यह आपका 684 किलोग्राम था, और आपका अगर बात की जाए 2018-19 में तो इसका साथियों 559 किलोग्राम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 2021-22 के अनुसार साथियों और 2021 के अनुसार अगर बात की जाए कपास 3 सबसे बड़े राज्य का उत्पादन, तो महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना, यह भी आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। साथियों यह आपका हो जाएगा हरी सब्जियों का अत्यधिक खेती, गहन कृषि, जिला कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, या फिर और भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तथ्यों को। तो बीज उर्वरक जल तकनीकी, साथियों इसमें ऑप्शन ई दे रहा है, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं होगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होंगे। उससे पहले आपको
हम तथ्यों को समझा देते हैं। कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति प्रकृति का सबसे उचित वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। उच्च पैदावार किस्म के बीच उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी और कीटनाशक का प्रयोग तथा किसानों के कृषि ज्ञान की आदि से ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया है, जिससे साथियों तकनीकी रूप से हरित क्रांति या फिर कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी को माना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जबकि अगर आगे बात की जाए तो यहाँ याद रखेंगे कि उच्च उत्पादन कृषि कार्यक्रम हरित क्रांति का प्रमुख घटक जो है वह इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर आपका विकल्प सी और डी दोनों सही माना है। इसलिए साथियों आपका ऑप्शन ई दिया गया है इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप लोग चीज़ों को यहाँ पे। चलिए बात की जाए नेक्स्ट, तो कहता है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है कितनी? तो याद रखेंगे यह न्यूनतम हो जाएगा। कितना? न्यूनतम हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए बात की जाए, ध्यान देंगे। कह रहा है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-20 के अनुसार वर्ष 2017 में राष्ट्रीय औसत का पर प्रति 1 लाख लोगों का लगभग साथियों 368 किलोमीटर सड़क है। वही बिहार में यह अगर बात की जाए तो यह 181 किलोमीटर प्रति लाख व्यक्ति है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है और याद रखेंगे कि राज्यों में न्यूनतम स्थान पर है। ठीक है, इस तरह से आपको तुलना करवा दिया गया है। अब बात की जाए आगे, तो कहता है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2018 में साथियों पक्की सड़कों के संदर्भ में 64 लाख किलोमीटर सड़क के नेटवर्क के साथ बिहार का देश में 10वां स्थान था। और कुल सड़कों की अगर लंबाई की बात की जाए तो साथियों 2.91 लाख किलोमीटर था। ठीक है, 8वां स्थान था। जबकि भौगोलिक क्षेत्रफल के अगर संदर्भ में अगर बात की जाए तो यह 12वां सबसे बड़ा नेटवर्क था। यह भी आप लोग को याद रखना होगा। अगर बात की जाए आगे, तो कहता है कि बिहार में साथियों 2018 में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर साथियों 3000 आपको 86 किलोमीटर पथ घनत्व। और इस संदर्भ में बिहार का केवल यह भी याद रखना होगा कि केवल 6671 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल का साथियों 3708 किलोमीटर के बाद देश में तीसरा स्थान था। देश का राष्ट्रीय औसत अगर बात की जाए तो आपको याद रखना होगा 1617 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी साथियों। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है सक्षमता उपागम। ध्यान देंगे। चलिए बात करते हैं तथ्यों पे, तो ध्यान देंगे साथियों यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि सक्षमता उपागम का विकास 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में हुआ। और सक्षमता उपागम का मुख्य जो ध्येय था वह व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी प्रकृति का विकास करना, व्यक्तिगत विषमता को दूर करना। और साथियों याद रखेंगे कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन इस दृष्टि से प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र हेतु वर्ष 1958 में साथियों याद रखेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया इनको। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। यह कथन किनका है? तो याद रखिएगा यह साथियों आपका पहले ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थशास्त्र के रूप में। ठीक है, अब समझते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इससे एक श्रम अधिकव्य वाली अर्थशास्त्र के रूप में, अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट, तो कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि एवं उससे संबंधित जो प्रक्षेत्र का अंश है वह आपका क्या है? तो याद रखिएगा आपका 15% है। ठीक है, अब बात की जाए तो यहाँ समझेंगे। प्रश्नकाल में विकल्प डी जो है यह सही है साथियों, याद रखिएगा सही उत्तर है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सकल मूल्य वृद्धि
जो कि जीवीए कहा जाता है। इसकी जो है कृषि की भागीदारी में साथियों 21-22 की अगर बात की जाए तो याद रखेंगे लगभग 18.8% है। वहीं अगर विश्व बैंक आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो भारत में वर्ष 2019 में साथियों कृषि में श्रम शक्ति का नियोजन लगभग 42% देखने को मिला है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए तिलहन जो है साथियों इसका सही आंसर होगा। ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है यह साथियों एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2011-12 तक साथियों गेहूं, चावल और दलहन का क्रमशः 8, 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन कर प्राप्त करने का लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया है। यह आप लोग याद रखेंगे। याद रखना होगा कि वर्तमान स्थिति में आच्छादित फसलों को चावल, गेहूं साथियों और दलहन, मोटे अनाज ये सभी आते हैं। इसको याद रखिएगा, जो कि 12वीं ध्यान देंगे 12वीं आर्थिक समीक्षा 2016-17 वॉल्यूम 2 के पेज 142 में साथियों इसका क्या है तो खाद्य प्रबंधक में खदानों की खरीद, उसका विवरण और बफर स्टॉक का मूल्य स्थिरता के साथ भंडारण शामिल है। अतः स्पष्ट है कि साथियों खादानों का निर्यात और खादान प्रबंधन का भाग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सारे चीज़ों को आप लोग समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि साथियों आपको यह इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है बहुत ही बेहतर लग रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी। याद रखेगा आपका 2002 से 3 में साथियों यह आपका सही आंसर होगा। अब समझेंगे यहाँ पे साथियों कह रहा है दिए गए विकल्प में वर्ष 2002-3 के दौरान कृषि और संबंध क्षेत्र जो था यह वार्षिक औसत वृद्धि दर से साथियों क्या हो गया था तो नकारात्मक हो रही थी। और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अगर बात की जाए तो विगत 2 दशकों में अगर बात की जाए साथियों तो यह वर्ष 2002 और 3 वर्ष के साथियों एवं 2008-9 में ही ऐसे वर्ष रहे जबकि कृषि के संबंध में साथियों बात की जाए तो क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई है। ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। कहता है भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि खाद्य साख का प्रबंध बढ़ने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा आपका ऑप्शन साथियों सी हो जाएगा 15 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, चलिए जान लेते हैं साथियों तथ्यों को। तो यहाँ ध्यान देंगे कि केंद्रीय बजट 2021 में कृषि साख के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। साथियों याद रखेंगे कि केंद्रीय बजट 2021-22 में जो है वह कृषि साख 16.5 लाख रुपए का प्रावधान की घोषणा की गई है। जबकि साथियों अगर बात की जाए 22-23 के लिए साथियों इसे बढ़ाकर 18 लाख रुपए कर दिया गया। चलिए बात करते हैं आगे। तो ध्यान देंगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों कथन कह रहा है वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। दूसरा कह रहा है यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। कौन सा कथन सही है सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। तो याद रखेंगे साथियों केवल एक जो है यह आपका सही है। ठीक है, जो वर्षा बीमा साथियों है यह आपका 15 जुलाई 2004 को प्रारंभ हुआ योजना था जो कि औसत वर्षा के 20% या से अधिक की कमी पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती थी। याद रखेंगे कि भारत में अगर साथियों बात की जाए तो भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा साथियों निर्देशित संस्था है। इसके पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजना का क्रियान्वयन सामान्य बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है। साथियों कृषि क्षेत्र की व्यापक एवं विशिष्ट आवश्यकता के हेतु याद रखेंगे कि दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी स्थापना की गई थी जो कि कृषि के क्षेत्र में बीमा कवर हेतु प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है। बात की जाए आगे तो समझेंगे कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी के
में सामान्य बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है साथियों नाबार्ड जिसे हम लोग जानते हैं, इसकी पूंजी रखी गई है। ठीक है, नाबार्ड का आप लोग जानते होंगे, नाबार्ड जो कि साथियों यही संस्था के रूप में है। नेक्स्ट कह रहा है कि माइक्रो, लघु और मध्य उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माण क्षेत्र के मध्य उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। बात की जाए तथ्यों को तो समझेंगे तथ्यों को। यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग तथ्यों को समझना है तो साथियों वर्ष 1991 की उद्योग नीति जो है यह आपका 1985 की नीति के तहत लघु इकाइयों की निवेश सीमा और साथियों 25 लाख रुपए को बढ़ाकर 60 लाख रुपए तथा सहायक उद्योग में निवेश की सीमा जो है यह 45 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख किया गया था। आगे बात की जाए तो ध्यान देंगे, कहता है सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम जो कि विकास अधिनियम 2006 के तहत सूक्ष्म, माइक्रो और स्मॉल, लघु साथियों एवं मीडियम माध्यम उद्योगों के लिए निवेश के लिए 2 वर्गों, एक विनिर्माण उद्योग तथा दूसरा सेवा उद्योग में आवंटन निर्धारित किया गया है और वर्ष 2006 का बाद संयंत्र और मशीनरी के लिए साथियों निवेश सीमा निबंधित किया गया है। तो इस प्रकार से साथियों आप समझ सकते हैं विनिर्माण क्षेत्र आपका ग्रुप ए और साथियों सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और आपका मध्य उद्यम। तो इस प्रकार से सारे चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर डैश कर दिया। याद रखिएगा यह आपका कितना किया गया है तो 74% कर दिया गया है। बात की जाए तथ्य पे तो समझेंगे कि साथियों वर्ष 2021-22 में वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा, ठीक है थोड़ा सा साथियों एक सेकेंड ध्यान देंगे यहाँ पे साथियों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश जो है साथियों इसकी सीमा जो है 49% को बढ़ाकर 74% की घोषणा की गई थी, जो कि अगस्त 2021 से यह प्रभावित रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग की अधिकतम कितनी धनराशि एवं वित्तीय स्वायत्तता दी गई थी? तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा 500 करोड़ रुपए का। ठीक है, चलिए बात की जाए साथियों यहाँ पे कि किसी PSU को मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करने हेतु साथियों आवश्यकता होती है और मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त PSU के बिना साथियों क्या होता है, PSU के बिना सरकार की मंजूरी के लिए 500 करोड़ रुपए तक के निवेश स्वायत्तता होती है। अप्रैल के अंत तक साथियों 2022 तक भारत में कुल 11 महारत्न और 13 नवरत्न तथा 75 मिनी रत्न की श्रेणी में कंपनियां हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है क्या? तो याद रखेंगे वह वित्त मंत्रालय। चलिए बात की जाए, ध्यान देंगे सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का जो प्राधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय में 5 विभागीय शामिल है। पहला है आपका आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग और वित्तीय निवेश विभाग तथा आपका वित्तीय सेवा विभाग। ठीक है, ये 5 आपका विभाग होता है साथियों, याद रखेंगे। इन 5 विभागों में व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और सौर प्रबंधन प्रणाली और राज्य की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों का निगरानी करने वाला एक साथियों प्रमुख क्या है? तो प्रमुख नोडल विभाग है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान देंगे यह पहला विभाग था जिसका कार्य आपको बता दिया। नेक्स्ट है कि इस विभाग के मुख्य कार्यकलापों की अगर बात की जाए तो वह क्या है? प्रमुख योजना, परियोजना, ये सभी है। ठीक है, का स्वीकृति, मूल्यांकन, राज्य को
आंतरिक केंद्रीय बजटीय संसाधन के एक बड़े अंश का रख रखाव वित्त और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश का कार्यान्वयन वित्त सलाहकार के साथ समन्वय करते हुए साथियों वित्तीय नियमावली आदेशों का लागू कर तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियों और अभिव्यक्तियों पर निगरानी के जरिए केंद्रीय मंत्रालय विभाग में व्यय प्रबंधन की जांच कराना, केंद्र सरकार के लेख तैयार रखना, सार्वजनिक सेवा की लागत और मूल्य के नियंत्रण में केंद्रीय विभागों की सहायता करना इत्यादि जो शामिल है, ये सभी कार्य इनके हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा है केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, अर्थात आपका चारों जो विकल्प है, यह चारों आपका विकल्प जो है साथियों इसका क्या है? सही होगा। पहले आप लोग निगम कर होगा, फिर आपका निगम कर के अलावा अन्य आय कर होंगे, उसके बाद आपका संघ उत्पादन शुल्क होगा और फिर आपका कस्टम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सुमेलित कर लेंगे लाइन बाय लाइन। चलिए बात की जाए यहाँ पे, तो कह रहा है बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार के कर के शीर्ष 3 स्रोत विभिन्न निम्न आय वस्तु एवं सेवा कर जो कि 7.8 लाख करोड़ रुपये था, निगम करोड़ जो कि 2 लाख करोड़ रुपये और साथियों आय कर जो कि 7 लाख रुपये करोड़ था। इसको याद रखिएगा। चलिए बात की जाए आगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है वह है आपका क्या? तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर है सबसे इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि बजट 2022-23 के अनुसार जहाँ कुल बजट व्यय में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा कितना था? तो 51.49% था। वहीं अगर बात की जाए अप्रत्यक्ष कर का तो 48.51% अनुमानित है। ठीक है, यह अनुमानित था, याद रखिएगा। वहीं जीडीपी के अनुपात की अगर बात की जाए अनुपात की, तो याद रखेंगे साथियों 5.5% एवं 5.2% अनुमानित है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेगा। चलिए बात की जाए आगे, तो कहता है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साध्य कौन सा है जिसे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि इसका सही आंसर आपका उत्पाद शुल्क होगा। ठीक है, क्या होगा? उत्पाद शुल्क। चलिए बात की जाए आगे, तो कहता है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है वह आपका फिर से दोहराया गया प्रश्न है और याद रखेंगे इसका क्या होगा? तो आपका प्रत्यक्ष कर जो कि अभी ऊपर के स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं। ब्याज भुगतान एक क्या है? तो आइटम है। क्या है? आइटम है किसका? तो याद रखेंगे राजस्व व्यय का। ठीक है, राजस्व व्यय का है, याद रखेंगे। ब्याज राजस्व है और उसकी प्राप्ति या फिर व्यय राजस्व आय का राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। बजट घाटे को राजस्व व्यय घटाकर तथा राजस्व प्राप्ति को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। इस प्रकार से याद रखेंगे। कहता है राजकोषीय घाटा क्या है? याद रखिएगा राजकोषीय घाटा जो है वह है बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। बात करते हैं साथियों तथ्यों पे, तो ध्यान देंगे कि प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में ब्याज क्या साथियों अदायगियों को घटा दिया जाता है। अतः साथियों याद रखेंगे कि प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी होते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह फॉर्मूला आपको। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका साथियों, यहाँ ध्यान देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि बजटीय घाटा जो है वह कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय होता है। राजस्व घाटा साथियों राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय और राजकोषीय घाटा ध्यान देंगे इक्वल टू बजटीय घाटा प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएं, ये होता है। या फिर आप दूसरा फॉर्मूला को भी याद रखेंगे कि राजकोषीय घाटा इक्वल टू राजस्व प्राप्ति प्लस ऋण से प्राप्ति प्लस अन्य प्राप्ति माइनस कुल व्यय, यह आपका होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, याद रखिएगा क्या तात्पर्य है, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी होगा। साथियों याद रखेंगे ऑप्शन बी कह रहा है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो कि पूंजीगत परिस्थितियों का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बात की जाए यहाँ पे तथ्यों पे, तो ध्यान देंगे कि जब सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व आय से अधिक होता है तो इस अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं, और इसकी पूर्ति के लिए सरकार जो कर्ज लेती है उसे कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित नहीं होती, बल्कि केवल परिचालन लागत या फिर दैनिक खर्च की पूर्ति होती है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे। कहता है केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा जो था वह 2021-22 में सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत आकलन किया गया। याद रखिएगा यह आपका 6.8% हो जाएगा। याद रखेंगे केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जो था यह सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का साथियों 6.8% अनुमानित किया गया था। अब याद रखेंगे कि बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान में यह जो था आपका 6.9% अनुमानित किया गया है, जबकि बात की जाए 2022-23 की अगर, तो साथियों यही आपका बजट का अनुमानित बात 6.4% पर आ जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया। यह आपका आंसर होगा आपका साथियों 2011-12। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए समझ लेते हैं तथ्यों को, तो यहाँ ध्यान देंगे। कहता है प्रभावी राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्ति के सृजन के लिए दिए गए एक अनुदान का अंतर है, यहाँ पे ध्यान देंगे। और प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 2011-12 में केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया। घाटे की इस अवधारणा को लाने का प्रमुख उद्देश्य साथियों राजस्व खाते के संरचनात्मक संतुलन को व्यय करना और इस वित्तीय वर्ष 2021-12 और 13 के साथियों बजट में राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। साथियों याद रखेंगे कि प्रभावी राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात करता है आगे। कहता है संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है किससे, तो याद रखेंगे उत्पादन कर से। चलिए बात करते हैं इसका, तो यहाँ ध्यान देंगे कि साथियों उत्पादन शुल्क के इतिहास में वर्ष 1986 जो है यह एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। ठीक है, जब दीर्घकालीन राजकोषीय नीति 1985 के क्रियान्वयन में बीपी सिंह जो कि उस समय वित्त मंत्री थे, इनके द्वारा 1 मार्च 1986 से मोडवेट लागू किया गया था। मोडवेट का मतलब साथियों संशोधित मूल्य वर्धित कर भी इस प्रकार का साथियों याद रखें केंद्रीय उत्पादन शुल्क ही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। कहता है भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो याद रखेंगे 1994 से 95 इसका सही आंसर होगा। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है और इसे चलैया समिति की संतुष्टि पर वित्तीय वर्ष 1994 से 95 में वित्त अधिनियम 1994 द्वारा लागू किया गया था। यह साथियों याद रखेंगे चलैया समिति की संतुष्टि पर की गई थी। ठीक है, यह समिति का नाम आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। बात करें आगे तो याद रखेंगे यह संघ सूची का विषय है, और यह याद रखेंगे कि वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 268A में संविधान में शामिल किया गया, और वर्तमान में साथियों यह आपका जीएसटी में शामिल हो गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बेहतर इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए सही कुटी को साथियों सहायता के माध्यम से चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्थान क है और ख है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि नीति कब हुआ था, समुद्री मत्स्य नीति, नवी विदेशी व्यापार और 7वां वित्तीय आयोग, यह है आपका साथियों
तो अभी हम इसको ऊपर में ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा साथियों। ठीक है, 3, 1, 4, 2। अब इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं साथियों। स्तंभ क ख है राष्ट्रीय कृषि नीति, जो कि इसकी स्थापना 2000 में, समुद्री मत्स्य नीति 2004 में, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में और 7वां वित्तीय आयोग 1978 में। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से कटु को भरिए। साथियों यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3 जो है यह सही होगा। अब बात की जाए तो यहाँ देखिएगा कि स्तंभ क और स्तंभ ख है, इसमें ओपन जनरल लाइसेंस जो कि विदेशी व्यापार है साथियों, थोक मूल्य सूचकांक जो कि मुद्रास्फीति है, और साथियों आपका ट्राइसेम जो कि रोजगार है से जुड़ा हुआ है, और नकदी रिजर्व अनुदान अनुपात जो है यह ऋण नियंत्रण है। तो इस प्रकार से साथियों आपका कथन ए जो है यह सही होता है। बात की जाए आगे, ध्यान देंगे, आगे कह रहा है भारत में बजट घाटे को पूरा करने का तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। कब किया गया है? तो साथियों 31 मार्च 1997 को। ठीक है, अब बात की जाए साथियों 31 मार्च 1957 को किया गया है। यहाँ याद रखेंगे यहाँ पे कि एड हॉक ट्रेजरी बिल को साथियों भारत की शुरुआत वर्ष 1955 में की गई थी, और यह रिजर्व बैंक के नाम से ही निर्मित होती थी। सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधित आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती थी, और इसका प्रत्यक्ष तथा तत्काल मौद्रिकरण को हो जाता था, क्योंकि इसमें निर्गमित होने के साथ ही रिजर्व बैंक संपत्ति बढ़ जाती है और अनुपांशिक रूप से मुद्रा दायित्व में वृद्धि हो जाती है। साथियों याद रखेंगे कि एडहॉक ट्रेजरी बिल का संबंध निर्गत 31 मार्च 1997 से 97 के बंद कर दिया गया है, और इसके साथ आपका नया जो आया है वह क्या आया है? तो अर्थोपाई अग्रिम की योजना लागू की गई है। तो इम्पोर्टेंट है, अभी आपके लिए यह खास करके इम्पोर्टेंट है साथियों, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ध्यान देंगे यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है आपका, वह कह रहा भारत के मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था, वह था आपका साथियों भारी उद्योग की स्थापना करना और पूंजी को संघन थे। ठीक है, वित्तीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 के साथियों पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी, जो कि मॉडल में सम्मिलित थे। पहला था साथियों पूंजीगत वस्त्र क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उद्योग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र और घरेलू उद्योग क्षेत्र। इस योजना में साथियों आधारभूत तथा भारी उद्योग पर विशेष बल के साथ देश के तीव्र औद्योगिकरण के प्रमुख लक्षण माना गया है। ठीक है, लक्ष्य माना गया है साथियों, याद रखेंगे। साथियों आपका 50 प्रश्नों तक अभी हल हो चुका है, आपका 50वां पे हम पहुंच गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है साथियों, चलिए बात की जाए आगे, तो कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन साथियों आपका ई हो रहा है, या तो आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसमें कब हम लोग तथ्य पे भरोसा करेंगे, तथ्य को समझेंगे। कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत के संचित निधि पर साथियों भारतीय व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और यही याद रखेंगे कि इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। याद रखिएगा कि वार्षिक बजट 2022-23 में कुल साथियों 102 मांग हो गई थी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। कहता है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखेंगे यह आपका 1950 में होगा साथियों, और वर्तमान में इस आयोग का जो है यह आयोग जो है इसकी नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो नीति आयोग की स्थापना की गई है, जो कि याद रखेगा यह आपका 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखेंगे यहाँ पे साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल के
प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित यह योजना आयोग साथियों परामर्श दायित्व निकाय थी और भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 से साथियों योजना आयोग को समाप्त कर उसे स्थान पर याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष हैं साथियों वह आपका भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष साथियों सुमन बेरी हैं, इन्होंने अपने पूर्ववर्तीय राजीव कुमार का स्थान लिया है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है। याद रखेंगे नीति का अर्थ होता है साथियों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है अभी को बता दिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? नीति आयोग के सचिव, ध्यान देंगे। और है साथियों आपका योजना आयोग कार्यक्रम, साथियों नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भारत के वित्तीय आयोग या फिर उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बात की जाए तथ्यों पे, सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी साथियों। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी और तत्कालीन समय में योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि योजना आयोग को रिपोर्ट का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही किया जाता है। जबकि वर्तमान में अगर बात की जाए नीति आयोग के पास स्वयं अपनी गर्भनिर्ग काउंसलिंग है। अतः साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद एक नीति आयोग के मध्य संबंधों का क्या है तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे। भारत सरकार ने नीति आयोग को आर्थिक निर्धारण का चिंतन समूह में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? याद रखिएगा इसका पूरा जो स्वरूप है वह आपका ऑप्शन साथियों बी साथियों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा साथियों है। ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। आगे बात कर जाए तो कहता है कि भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है होते हैं? तो याद रखेंगे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया तो याद रखिएगा साथियों अभी बता दिए हैं आपको कि यह 1 जनवरी 2015 को आया था। ध्यान देंगे आगे बात की जाए तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। कहता है समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य क्या है साथियों? तो ऑप्शन ई यहाँ पे आपका दिया गया है। तो जब भी ई रहेगा हम आपको तथ्य समझाने पे फोकस करेंगे। कहता है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था और देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि उद्देश्य हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। याद रखेंगे कि साथियों यह पहली पंचवर्षीय योजना में इसे केवल 248 ब्लॉकों में लागू किया गया था। यह भी याद रखेंगे जिससे साथियों 1964 तक चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है साथियों कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन साथियों ए एकीकृत कार्यक्रम विकास। अब बात की जाए तो कहता है छठी पंचवर्षीय योजना का जो था वह आपका 1980 से 85 तक रहा है। इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था साथियों। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया था और इस योजना का साथियों मुख्य लक्ष्य था ग्रामीण निर्धन परिवार को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार प्रदान कराना, जिससे सहायता से साथियों परिवार गरीबी रेखा ऊपर उठ सके। और अप्रैल 1999 में इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 100% यहाँ से आपका प्रश्न पूछने की संभावना है साथियों। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन में बने रहेंगे। कहता है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? यह आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम साथियों वर्ष 1977 में राजस्थान से प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी जनता सरकार के द्वारा। भारतीय जनता सरकार याद रखेंगे आपका
भारतीय जनता पार्टी। ठीक है साथियों, यहाँ याद रखेंगे गुन्नार मेडर ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेड सेटिंग में रोलिंग प्लान की विकासशील देशों के लिए अनुसूचित किया था। ठीक है, तो आप नाम याद रखेंगे बुक का और लेखक कौन है, तो गुन्नार मिर्डल। ठीक है साथियों, और इस से जनता पार्टी सरकार 1978 से 80 में क्या की थी, तो लागू किया गया था उसके समय में। चलिए नेक्स्ट है जल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला क्या है साथियों, ध्यान देंगे, विचार करने हेतु बोला था, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो रहा है। सबसे पहला साथियों, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। दूसरा है आपका साथियों एक योजना जो कि 3 से 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। उसके बाद है साथियों यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। और तीसरा है साथियों 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक संक्षेप योजना। उपयुक्त में से कौन सी सही है, तो आपका डी सही होगा है। अब यहाँ बात की जाए जल योजना या फिर रोलिंग प्लान साथियों एक दीर्घकालीन योजना होती है। इसमें 3 योजनाएं अल्पकालीन होती है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन योजना बनाई जाती है। रोलिंग प्लान के तहत योजना में आवश्यकता संशोधित किया जाता है। इस प्रकार यह साथियों एक लचीली योजना हो जो स्वयं को परिस्थिति के अनुसार समायोजित करती है और आगे बढ़ती है। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी वह कितनी थी, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन साथियों बी 1966 से साथियों 1969 से 1966 से 1969। ठीक है, साथियों यहाँ ध्यान देंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति आपका 31 मार्च 1966 को हुआ था। और साथियों याद रखेंगे तो इस प्रकार से साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना बात की जाए तो यह आपका 1 अप्रैल साथियों 1969 से प्रारंभ हुआ। इस अवधि में साथियों 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च साथियों ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो कोई पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं आया था साथियों इस समय। और भारतीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश जो है इसे कहा जाता है प्लान होली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, समझिएगा साथियों, काफ़ी ज़्यादा आज गर्मी थोड़ा सा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, वह उद्देश्य क्या था, तो याद रखेंगे समाविष्ट आर्थिक वृद्धि इसका उद्देश्य था। समझिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि साथियों 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक इसका समय काल था। ठीक है साथियों, यह योजना समावेशी समृद्धि की प्राप्ति हेतु था और 19 दिसंबर 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद की 94 साथियों बी बैठक में 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की स्वीकृति दी गई थी। जबकि 9 दिसंबर 2006 को एनडीपी की बैठक में साथियों एनडीसी की बैठक में इसके दृष्टिकोण से पत्र की स्वीकृति की गई थी। स्तंभ क के साथ स्तंभ ख का मिलान कीजिए और नीचे दिए कुट को सहायता से आप उत्तर बताएं। तो यहाँ पे साथियों यहाँ पे देखिए आपका आंसर ऑप्शन सी दे रहा है साथियों 2। पहला ऑप्शन है साथियों सी जिसमें 3, 2, 1, 4 है। अब समझते हैं साथियों, यहाँ पे ध्यान देंगे भारतीय निर्यात आयोग साथियों आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत वर्ष 1982 में साथियों क्या होता है, तो याद रखेंगे स्थापित भारतीय निर्यात आयोग बैठक देश की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो कि साथियों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत वित्तीय संस्था के रूप में हुआ और यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 को अधिसूचित द्वारा 1 जुलाई 1964 को अस्तित्व में आया था। याद रखेंगे कि साथियों भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI की स्थापना वर्ष 1955 में निजी क्षेत्र के साथियों उद्योग को मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने हेतु की गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारी बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है, तो याद रखेंगे यह आपका ऑप्शन बी होगा भारतीय स्टेट बैंक। इम्पॉर्टेंट है साथियों S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा वर्ष 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल
परिसंपत्तियों के आधार पर साथियों विश्व के 100 बैंकों का है भारत का सबसे साथियों स्टेट बैंक जो है भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 55वें स्थान पर था, जो कि इस सूची में भारत का अकेला बैंक है, याद रखिएगा। ठीक है। और वर्ष 2021 में साथियों और 21-22 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक साथियों जो रैंकिंग की अगर बात की जाए तो साथियों 57 था, वहीं आपको 53 साथियों, यह आपका याद रखेगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साथियों कृषि एवं सहायता क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी 4.0% हो रहा है। ध्यान देंगे कि अक्टूबर 2012 में भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के मसौदा को स्वीकृति प्रदान की थी, जिसमें साथियों 8.2% की वार्षिक औसत साथियों आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। और अन्य बात अगर बात की जाए तो याद रखेंगे इसके अतिरिक्त 12वीं पंचवर्षीय योजना में साथियों कृषि संबंध क्षेत्र में के लिए वार्षिक औसत जो था वह 4% हासिल रखने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है निम्नलिखित उद्योग मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। साथियों यहाँ पे विचार करने की बात है, याद रखेंगे केवल कह रहा है आपका साथियों ऑप्शन सी केवल 4। अब बात की जाए साथियों क्या है शहरी गैर श्रम कर्मचारी के लिए उद्योग मूल्य सूचकांक उपयुक्त सूचकांकों में से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है? यह आपका साथियों आंसर 4 क्या है सही है। अब बात की जाए तथ्य पे, समझिएगा तथ्य सब समझ जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोग मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिक के लिए साथियों उद्योग मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उद्योग मूल्य सूचकांक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा साथियों याद रखिएगा अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जबकि शहरी गैर श्रम कर्मचारी के लिए साथियों उद्योग मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम SNSO द्वारा संचालित किया जाता है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है वह क्या है साथियों? तो याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी। अब बात की जाए तथ्य पे, समझिएगा भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार के में उपयुक्त तीनों शामिल है। समग्र आर्थिक सुधार में अनेक क्षेत्रों को सम्मानित किया गया है। साथियों ये क्षेत्र है औद्योगिक लाइसेंसी प्रथा को हटाना, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटाना, आयात शुल्क में कमी लाना और मात्रात्मक तरीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, बाजार की शक्ति द्वारा विनियम द्वारा निर्धारित वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पूंजी बाजार का उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश, निजीकरण, उत्पादन शुल्क में कमी, आय और निगम में कटौती, सेवा कर शुल्क करना और साथियों आपका है शहरी सुधार, गैर विकास मुल्क व्यय में कमी, यह सभी चीज़ आपके आते हैं। साथियों याद रखेंगे कि आपका आगे बात की जाए तो इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं थे? तो याद रखेगा आपका साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा सुदीप्तो मुंडले जो थे यह आपका अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे साथियों। 27 नवंबर 2017 को NK सिंह की अध्यक्षता में साथियों 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 4 सदस्य थे आपका अजय नारायण झा, डॉक्टर अशोक लाहिंडी और डॉक्टर अनुपम सिन्हा तथा प्रोफेसर रमेश चंद। ठीक है। आयोग गठन के प्रारंभ में साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में शक्ति दास साथियों इस आयोग के सदस्य थे, लेकिन बाद में शक्ति दास की जगह पे साथियों अजय नारायण झा के सदस्य चुना गया था, जो कि 1 मार्च 2019 को प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों आपका कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक में के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। आपका ऑप्शन होगा वृद्धि। ध्यान दीजिएगा। अब बात की जाए साथियों यहाँ पे तथ्य देखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा सब कुछ। कह रहा है यहाँ देखिए साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात CRR में कमी करने की वाणिज्यिक बैंक द्वारा साख सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है। साथियों इसको याद रखेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपका आज लगभग सारा इकोनॉमिक्स का 70 प्रश्न आपका हल हो चुका है। क्लास कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो साथियों रेगुलर आपका क्लास बना रहेगा और साथियों अपने फ्रेंड सर्कल के पास अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना गर्मी में साथियों थोड़ा सा आप लोग हमें भी मदद करें, आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और इस चैनल को
आप लोग इस चैनल पे अपने फैमिली को और भी बढ़ाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका क्लास रेगुलर बना रहेगा, उसके लिए टेंशन ना लें। जल्द ही हम आपके लिए और भी बेहतर विकल्प लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। PDF के लिए साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।